हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कहानी ऐसे गुलाम की जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और एक ऐसे शहंशाह की जो एक शहंशाह का दामाद था और एक शहंशाह का गुलाम भी, यानी इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, लेकिन बहुत प्रभावशाली, बहुत योग्य होने के नाते ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह इससे कर दिया था। इस नाते वो ऐबक का दामाद भी था। इसको हिंदुस्तान में शमशी और इल्बरी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। अब ये शमशी और इल्बरी कहाँ से आ गए, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे। होता ये है कि ये जो गुलाम आए या जो भी व्यक्ति इसमें आते थे वो किसी न किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो इल्तुतमिश भी ऐसे ही शमशी या इल्बरी कबीले का था, मतलब नाम दो हो सकते हैं एक जगह के। तो ये शमशी या इल्बरी कबीले का से नाता रखता था। इसलिए जब ये शासक बना तो इसको शमशी वंश या इल्बरी वंश का भी शासक कहा जाता है, और गुलाम वंश का शासक तो था ही ये, क्योंकि ये गुलाम भी था। और जो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गुलाम वंश का इतिहास में, उसके अनुसार भी वो गुलाम वंश का एक प्रतापी शासक था, प्रभावशाली शासक था। अब शासन शुरू हो जाता है 1210 में इल्तुतमिश का, और इससे पहले के वीडियो में आपने देखा आराम शाह, जिन्होंने केवल आराम के अलावा कुछ नहीं किया 8 महीना। इल्तुतमिश ने 8 महीने बाद उनको हटा दिया और खुद गद्दी प्राप्त कर ली। इससे पहले ऐबक शासन करता था दिल्ली पे, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया कि लाहौर जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित किया दिल्ली, मतलब दिल्ली ले आया वो। अब हिंदुस्तान जो दिल्ली सल्तनत है उसकी राजधानी दिल्ली हो जाती है इल्तुतमिश के समय। इसे ही दिल्ली का वास्तविक शासक माना जाता है। अब दिल्ली का वास्तविक शासक ये है। इससे पहले देखा कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान ऐबक, मतलब हिंदुस्तान में जो क्षेत्र गौरी के अंतर्गत थे उसका पहला या इस्लामिक पहला शासक ऐबक था, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर थी, तो वो लाहौर से शासन करता था, इसलिए उसको दिल्ली का शासक नहीं माना गया पूरी तरीके से। लेकिन चूंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, इसलिए उसको दिल्ली का वास्तविक शासक माना गया। जब ऐबक जीवित था तो इसको एक पद दिया था उसने, अमीर शिकार का, योग्यता के कारण उसको बेहतर पद मिलते रहे। और नतीजा आपके सामने है, अगर आप योग्य हैं तो आप बेहतर पद पे जरूर जाएंगे। अब उसके दरबार में क्या होने लगा, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि उसके दरबारी जो थे, जो मंत्री थे, जो और सरदार थे, उनमें आपस में फूट थी। फूट मतलब वो कुछ इल्तुतमिश को पसंद करते थे और कुछ उसे नापसंद करते थे। तो उसने क्या किया कि अपने दरबार में जो उसके महत्वपूर्ण लोग थे, जो उसकी सहायता करने वाले थे, उन लोगों का एक गुट बना लिया जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। ये उन सुल्तानों का गुट था जो इल्तुतमिश के सहायक थे और इल्तुतमिश जिन पे बहुत भरोसा करा करता था। ये 40 थे, इसलिए इनको तुर्कान चहलगानी, मतलब 40 तुर्कियों का गुट कहा गया। तो यहाँ से शुरू होता है उसकी शासन व्यवस्था इल्तुतमिश की, कि कैसे उसने अपने साम्राज्य को फिर से संगठित किया, कैसे अपने सुल्तानों को उसने गठित किया, और उसने क्या क्या काम किए हम लोग आगे देखते हैं। यह पहला ऐसा तुर्क गुलाम शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। अरबी सिक्के मतलब अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिन रहा नहीं, आराम शाह ने कुछ खास किया नहीं, इसका शासन कुछ रहा तो उसने महत्वपूर्ण काम भी किए।
तो उसने अरबी सिक्के चलवाए। इसने सिक्के जो चलवाए उनको टंका और जीतल के नाम से जाना जाता है। और टंका जो था वो चांदी का बना हुआ होता था और जीतल तांबे का बना हुआ होता था। और ये भी कहा जाता है जो ये सिक्के थे जो इल्तुतमिश ने चलवाए, जो आज आप लोग सिक्के इस्तेमाल करते हैं, ये आज के सिक्के उसी से प्रेरित होकर बने थे। मतलब आधुनिक सिक्के जो हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए टंका और जीतल की ही कॉपी हैं एक तरीके से, मतलब उसी से प्रेरित हैं। तो इसने सिक्के बनवाने के लिए टकसाल बनवाई दिल्ली में। टकसाल होती है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं या जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है, वहाँ पे, या कह लीजिए सिक्कों को बनाने वाली फैक्ट्री। टकसाल आज भी होती हैं, हमारे देश में बहुत सारी हैं। जब हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, तब उस विषय को उठाएंगे। तो उस समय की टकसाल इसने दिल्ली में बनवाई और वहाँ पे ये जीतल और टंका छपने लगे या बनाए जाने लगे। ये उसके महत्वपूर्ण कामों में से था। इसके बाद उसका युद्ध होता है यल्दौज से। ये गजनी का शासक था और चूँकि आपको पता है कि गौर साम्राज्य गजनी का हिस्सा हुआ करता था, पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो जो गजनी के शासक थे वो आज भी गौर के जो क्षेत्र थे उनको अपना अधिकार मानते थे। तो यल्दौज गजनी का शासक था, तो वो ये कहता था कि जो भारत का साम्राज्य है वो भी हमारा साम्राज्य है। अब इल्तुतमिश को इसको सुधारना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर परेशानियां बढ़ती जाएंगी। कोई भी आएगा कह देगा कि हमारा शासन है। तो इसने क्या किया कि यल्दौज और इसके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हो जाता है और यल्दौज हार जाते हैं। और यहाँ से गजनी अपना आधिपत्य दिखाना बंद कर देता है। मतलब अब हिंदुस्तान का जो साम्राज्य था, जो हिंदुस्तान पे काबिज है, जो शासक है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान का शासक है, अब किसी के अंतर्गत नहीं है वो। तो यहाँ से यल्दौज को उसने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, युद्ध में उसने मार ही दिया। 1225 में वो बंगाल बिहार के शासक गयासुद्दीन का दमन कर देता है। अब गयासुद्दीन भी एक कैरेक्टर थे, वो बंगाल बिहार पर शासन करते थे। और ऐबक के मरने के बाद और इल्तुतमिश के आने तक जो आराम शाह का टाइम रहा है उसमें कुछ काम तो हुआ नहीं। तो गयासुद्दीन ने क्या किया, मौका देख के जो क्षेत्र, हिंदुस्तानी क्षेत्र थे जो गुलाम वंश के अंतर्गत थे, उन पे हमला कर देता है ये, और बहुत सारे क्षेत्रों को इल्तुतमिश के आते आते जीत भी लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन इल्तुतमिश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी कि कैसे उसके होते हुए उसके साम्राज्य का विघटन हो रहा है। उसने क्या किया कि गयासुद्दीन पे हमला कर दिया और अपने क्षेत्र सारे छुड़ा लिए और गयासुद्दीन को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है। और इधर जब दिल्ली वो शिफ्ट हो गया तो लाहौर पे एक कुबाचा शासक था लाहौर का, वो अपना आधिपत्य बढ़ाने लगता है। क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले के वीडियो में कि जरा सा भी अगर शासक नहीं है या ऐबक जैसे अचानक से मर गया तो जो दरबारी होते थे या जो और ताकतवर लोग होते थे वो गद्दी के लिए लड़ने लगते थे और फिर शासन चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। आजकल के मॉडर्न समय में भी यही है, दिक्कतें हैं। एक दिन के लिए सत्ता खाली हुई, मारपीट शुरू हो गई सत्ता के लिए, गद्दी के लिए। तो उसी दौरान कुबाचा ने भी क्या किया, फ़ायदा उठाया और इधर उधर के क्षेत्र जो भी आसपास के थे उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, अपना क्षेत्र विस्तार करने में लग गए। लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो इनको भी उसने हटा दिया, आक्रमण किया उन पे और युद्ध में हरा के इनको समाप्त किया। अब इल्तुतमिश के टाइम की एक बहुत बड़ी घटना है कि चंगेज खान ने हिंदुस्तान पे हमला किया। आपको पता होगा इतिहास में चंगेज खान ने कभी हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया। चंगेज खान ऐसा खतरनाक शासक जिसके लिए माना जाता है कि वो इंसानों को मारता नहीं था, उनको खा भी जाता था।
ऐसा इतिहास में मिलता है और कई लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन इसका वास्तविकता क्या है ये बिल्कुल प्रूफ्ड नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इतना ख़तरनाक था कि अपने दुश्मनों को मारता ही नहीं था, उनको खा भी जाता था। तो वही चंगेज खान। हुआ यूं कि एक जलालुद्दीन मंगबरनी थे, इनके लिए दो कहानियां हैं। ये फ़ारस जो आजकल ईरान है उसके शासक का बेटा था। अब चूँकि चंगेज खान ने इसके पिता पे आक्रमण कर दिया था ईरान पे और वहाँ का तहस नहस कर दिया, तो जलालुद्दीन मंगबरनी भागा हिंदुस्तान की तरफ शरण ले लें। और दूसरी कहानी ये है कि जलालुद्दीन मंगबरनी का अफेयर था चंगेज खान की बेटी से, जो चंगेज खान की बेटी के साथ वो विवाह करना चाहता था। और ये बात चंगेज खान को पता चल गई और वो पीछे पड़ गया जलालुद्दीन मंगबरनी के। तो उसी क्रम में ये, अब दोनों ही घटनाओं में क्या वास्तविकता है नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जलालुद्दीन मंगबरनी शरण लेने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भागा और इल्तुतमिश जो कि शासक था तो उससे उसने सहायता मांगी। चंगेज खान ने इल्तुतमिश को पहले मैसेज भिजवा दिया कि अगर मंगबरनी हिंदुस्तान में शरण प्राप्त करता है तो हमारी सेना आप पे आक्रमण कर देगी। चूँकि इल्तुतमिश योग्य था, उसने सोचा तटस्थ रहो ज़्यादा बेहतर है। इल्तुतमिश ने मना कर दिया मंगबरनी को कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। कौन बेवजह चंगेज खान से लड़ाई करेगा। तो इल्तुतमिश ने ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि जलालुद्दीन मंगबरनी को उसने मना कर दिया। जैसे कि आज भी तटस्थ नीति है हमारी, वैसे उसने भी वही काम किया कि तटस्थ रहो, न चंगेज खान के साथ न मंगबरनी के साथ, अपना अपना निपटो। तो यहाँ से उसने मंगोलों का आक्रमण रोक लिया। अगर ऐसा हो जाता, मंगोल आक्रमण कर देते, तो शायद इतिहास दूसरा ही कुछ होता। तो ये था चंगेज खान से बचाव हिंदुस्तान का। फिर इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी। इक्ता व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी कि पहले तनख्वाह वगैरह दिया था, धन दौलत दिया जाता है। ऐबक ने शुरू किया था कि अपने सैनिकों को, अपने कार्यालय में काम करने वाले लोगों को वो तनख्वाह के रूप में धन देता था, जैसा आजकल मिलता है। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया कि भूमि देना शुरू किया कि ज़मीनें दे दो और इनसे जो भी अर्निंग ये लोग करेंगे वो इनकी तनख्वाह हो जाया करेगी। तो इसको इक्ता व्यवस्था, उसने कहा कि जो कार्यालय में कर्मचारी हैं या हमारे जो सैनिक हैं उनको ज़मीनों के टुकड़े दे दिए जाएं जिस पे वो अपना खेती वगैरह कराएंगे और जैसा भी वो यूज़ करेंगे, जैसे भी उससे आय होगी वो उनकी तनख्वाह हो जाएगी। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे इसने अपने टाइम में। इसने क्या किया, आपको पता है ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन वो बनवा नहीं पाया था, उससे पहले वो ख़त्म हो गया था। अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी, वो समाप्त हो जाता है। तो 1232 में ऐबक द्वारा निर्माणाधीन कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवा दिया इल्तुतमिश ने। तो अब आप जो कुतुब मीनार देख रहे हैं वैसी कुतुब मीनार बनना आरंभ हो गई थी। हालांकि कुतुब मीनार की आगे भी कहानी है, आगे के शासकों में भी देखेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ कुतुब मीनार उसने बनवा दी। उसका ये समझ लीजिए निर्माण कार्य पूरा ही करवा दिया था उसने। इसने एक और बहुत बेहतर काम किया, इसने गुंबद शैली, जो गुंबद आज आप लोग देखते हैं मस्जिदों के ऊपर और जो बनाए गए हैं ताजमहल का गुंबद या ऐसे, ये गुंबद शैली जो गोल वो बनाई जाती थी आकृतियाँ, कठिन होता है बनाना इनको। इस निर्माण शैली का जन्मदाता इसे माना जाता है, मतलब इसने ही बनवाना आरंभ किया था। और जो मकबरे दिखते हैं, हालांकि ये प्रश्न मेरे सामने आया है अभी, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मकबरा कर सर क्या होता है। तो मकबरा ये होता है कि जहाँ पे मृत व्यक्तियों को दफन किया जाता है और उनके ऊपर इमारतें तामीर करा दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, उन्हें मकबरा कहते हैं। इन प्रश्नों को बाद के वीडियोस में हम लोग लेंगे। तो मकबरा निर्माण शैली का एक जन्मदाता माना जाता है इसको, उसने मकबरा। और ये
मकबरा निर्माण शैली के क्रम में इसने अपना भी मकबरा जीते जी बनवा लिया था, जो दिल्ली में था। इसने अपने मतलब जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, कब्र की जगह छोड़ दी थी, और जब ये मर गया तो उसमें उसको दफन कर दिया गया। आज भी दिल्ली में इसका मकबरा है, कुतुब मीनार के पास। फिर अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है गुलाम वंश का एक और शासक। नेक्स्ट वीडियो में नए शासक को लेके आएंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में बने रहने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।